नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं और ये समय होता है अनंत और श्वेता जब आपके लिए लेकर आते हैं वो तमाम अहम खबरें जिनका आपसे सीधा सरोकार है। अगर किसी खबर का कोई अपडेट छूट गया है, कोई खबर रह गई है, तो इस बुलेटिन में आप वो हासिल कर सकते हैं। क्यों श्वेता? बिल्कुल अनंत, आपने सही कहा और इसी से हम शुरुआत करते हैं। एक अच्छी खबर से भी शुरुआत हम करते हैं। देखिए, रामनगरी अयोध्या की बात, जहां भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। आपको बता दें कि यहां श्रद्धालुओं को जल्द ही क्रूज की भी सुविधा मिलने वाली है। अयोध्या की सरयू नदी में डबल डेकर क्रूज चलाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके जरिए भक्त अपने आराध्य के दर्शन के साथ साथ गुप्तार घाट से लेकर नया घाट तक सरयू विहार का आनंद भी ले सकेंगे। इसके साथ ही क्रूज में रामायण से जुड़े चलचित्र के साथ भजन भी सुनने का श्रद्धालुओं को अवसर मिलेगा। ये डबल डेकर क्रूज पूरी तरह से सोलर पैनल से संचालित होगा। क्रूज में एक बार में करीब 100 लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। क्रूज की सुविधा इस साल दिवाली तक शुरू हो सकती है। तो काशी की तर्ज पर क्रूज की सेवा अब अयोध्या में भी लोगों को मिल पाएगी, श्रद्धालुओं को मिल पाएगी। यानी कि भक्ति के साथ साथ जो पर्यटन है उसकी दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण कदम है। जैसे आपको बताएं कि जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से लगातार अयोध्या में विकास की नई बयार बह रही है। सिविक सुविधाओं से लेकर और जो एक आधुनिक रूप अयोध्या नगरी को देने की कोशिश है वो की जा रही है। एक तरफ अत्याधुनिक हवाई अड्डा बन रहा है, दूसरी तरफ क्रूज जैसी सुविधाओं की शुरुआत होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये कि जब भी आप रामनगरी में जाएंगे तो रामलला के दर्शन तो कर पाएंगे ही साथ इन सुविधाओं का लाभ भी आप उठा सकेंगे। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए जमीन को समतल करने के दौरान मिले पत्थरों को अब श्रद्धालुओं के लिए सुलभ कर दिया गया है। 90 के दशक में मिले अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय रामकथा म्यूजियम में रखा गया है। अयोध्या में श्रद्धालु प्रदर्शनी में इनका दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि जमीन के समतलीकरण के दौरान कई खास किस्म के पत्थर मिले थे, जिन पर शिल्प कला के नमूने भी देखे जा सकते हैं। इन अवशेषों में भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति का हिस्सा समेत मंदिर का शिखर, आमलक, कलश और महल की चौखट समेत तमाम कलाकृतियां शामिल है, जो कि अब लोगों के दर्शनों के लिए भी, यानी कि जो श्रद्धालु यहां पर आएंगे वो प्रदर्शनी में लगे इन पत्थरों को देख पाएंगे। और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की 104वीं बोर्ड बैठक में अहम प्रस्ताव जो है वो पास किया गया है। अब मंदिर का अपना धार्मिक कैलेंडर होगा, साथ ही मंदिर में पुजारियों का अपना ड्रेस कोड भी होगा। मंदिर बोर्ड ने बीएचयू और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में टॉप करने वाले छात्रों को 10,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति देने का फैसला भी किया है। मंदिर न्यास बोर्ड की बैठक के प्रस्तावों के मुताबिक 1 मार्च से मंगला आरती के लिए श्रद्धालुओं को 500 रुपए का टिकट लगेगा। इसके अलावा सप्तऋषि आरती, श्रृंगार भोग आरती और मध्याह्न भोग आरती के टिकट के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। अब इसके लिए 180 रुपए की जगह 300 रुपए अदा करने का प्रस्ताव पास किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर का। यमुनोत्री धाम के रोपवे प्रोजेक्ट के लिए एमओयू पर साइन कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में यमुनोत्री रोपवे के लिए 167 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। रोपवे बनने से 5.5 किलोमीटर का सफर 15 मिनट में हो जाएगा। इस रोपवे में 500 लोग एक बार में यमुनोत्री धाम पहुंच सकेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये रोपवे खरसाली से यमुनोत्री धाम तक बनाया जाना है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर होगी। पीपीपी मोड पर सरकार ने प्राइवेट कंपनी के साथ अनुबंध कर लिया है, यानी कि अब जल्द ही खरसाली से यमुनोत्री धाम का रोपवे प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया जाएगा। रोपवे तैयार होने के बाद श्रद्धालु आसानी से रोपवे के जरिए यमुनोत्री धाम की यात्रा कर पाएंगे। उत्तराखंड में आपको बता दें, 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। श्रद्धालु इस बार 4 तरीके से तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in या ऐप पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वो 8394833833 या टोल फ्री नंबर 1364 के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस बार 4 धाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुल जाएंगे।
जबकि परंपरा के अनुसार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और इस बार बिल्कुल साफ संदेश प्रशासन की तरफ से तमाम श्रद्धालुओं को यहां आने वाले लोगों को दे दिया गया है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रा के लिए आएंगे उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो अगर आप चार धाम की यात्रा की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद ही यात्रा की दिशा में कदम बढ़ाएं। चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। संबंधित महकमे और आला अधिकारी गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे का निरीक्षण कर रास्ते की समस्याओं को दूर करने की कोशिश में लगे हैं। आपको बता दें कि दरअसल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर राणा चट्टी से जानकी चट्टी तक रास्ता खतरनाक है। प्रशासन की ओर से इस रास्ते को दुरुस्त करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही यात्रा से पहले सभी बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने के भी उपाय किए जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि विशेषकर चारधाम की यात्रा के लिए लाखों लोग आते हैं और इस बार भी उम्मीद की जा रही है पिछले बार की तुलना में कि इस बार पिछले बार से भी ज्यादा लोग आने वाले हैं चारधाम यात्रा के लिए। इसलिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और अब बात महाशिवरात्रि की। हालांकि ये पर्व बीत चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। आपको बता दें कि इसमें राज देवता माधोराय संग देवी देवताओं की डोलियां शामिल हुई। इस दौरान वाद्य यंत्रों की धुनों से पूरा मंडी बाजार गूंज उठा। राज देवता माधोराय के मंदिर से शुरू हुई यात्रा पंडल मैदान में जाकर संपन्न हुई। मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है, जहां निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जाता है। लोग वाद्य यंत्रों की धुनों पर हर्षोल्लास के साथ झूमते नाचते नजर आते हैं। लोगों ने इस दौरान देश दुनिया में खुशहाली की कामना की। आपको बताएं कि इस शोभा यात्रा में शिरकत करने के लिए, शामिल होने के लिए केवल हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ही लोग नहीं आते हैं, बल्कि इस यात्रा की महिमा कुछ ऐसी है कि देश के बाकी हिस्सों से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं, खासकर इस यात्रा में शामिल होने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं हरिद्वार की वो तस्वीरें जिसमें रूस के लिए विश्व शांति और सुख सौहार्द की प्रार्थना करते लोग नजर आ रहे हैं। कनखल स्थित लोधी घाट पर रूस के 24 सदस्यीय दल ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और यज्ञ और पूजा अर्चना कर इस दल के सदस्यों ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने और विश्व में शांति, प्यार और सौहार्द का माहौल कायम रहने की कामना। आपको बता दें इस दल को तीर्थ पुरोहित पंडित प्रतीक मिश्र ने पूजा अर्चना कराई। 9 दिन तक यज्ञ और अनुष्ठान किया गया, जिसमें मां गंगा से रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की विनती की गई। रूस के इस दल के मुताबिक वहां के लोग भी युद्ध की स्थिति नहीं चाहते हैं, इसलिए यहां विशेष प्रार्थना की गई। तो हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये तमाम लोग विश्व शांति की प्रार्थना, साथ ही साथ रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। मथुरा के बरसाना में आपको बता दें कि तैयार की गई है 108 इको फ्रेंडली कुटिया साधु संतों को सौंप दी गई है। बरसाना में साधु संतों के लिए 4 बीघे में इको फ्रेंडली 108 कमरे तैयार किए गए हैं। यहां 2 मंजिला और 1 मंजिला इको फ्रेंडली मकान भी बनाए गए हैं। इसमें बने कुछ कमरों में बाथरूम अटैच है, तो कुछ के लिए कैंपस में अलग से वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। ऐसे साधु संत जो घर बार छोड़कर साधना और तपस्या के लिए ब्रज आए हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उन्हें यहां कमरे दिए गए हैं। इन कमरों को साधु संतों को सौंपे जाने के मौके पर दिव्य सत्संग और भजन पूजन का आयोजन हुआ। पाकिस्तान के कटास राज मंदिर गए भारतीय श्रद्धालुओं के जत्थे की वापसी हो गई है। देश लौटने पर इन श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर के जयकारे लगाते हुए अटारी बॉर्डर से देश में प्रवेश किया। 59 श्रद्धालुओं का यह जत्था 16 फरवरी को अमृतसर से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ था। तीर्थ यात्रा से लौटे ये श्रद्धालु बेहद संतुष्ट और खुश नजर आए। आपको बता दें कि इन सभी श्रद्धालुओं ने कटास राज मंदिर में 3 दिन बिताए। महाशिवरात्रि के अवसर पर वहां पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने लाहौर में राधा कृष्ण मंदिर और लव समाधि के दर्शन भी किए। हालांकि आपको बता दें कि इस जत्थे में कई लोग जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में लगभग 59 लोग जो हैं वो जा पाए। अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए ये सभी श्रद्धालु गए थे, लेकिन अब यात्रा करके ये जत्था वापस लौट आया है।
और आस्था के बाद अब बात उत्सव की कर लेते हैं। जी हां, होली का त्यौहार आने में बेशक अभी 10 दिन से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बाजार होली के रंगों से रंगने लगे हैं। गुजरात के राजकोट में रंगों की दुकान लग चुकी है, जहां गुजरात के अलावा पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी कारोबारी रंग खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और गोवा में भी राजकोट के रंग की भारी डिमांड है। राजकोट के रंगों की डिमांड की वजह है इसका ऑर्गेनिक कलर। ये कलर नुकसान नहीं पहुंचाते और आसानी से छूट जाते हैं। इतना ही नहीं, होली खेलते हुए अगर किसी के मुंह के अंदर भी ये कलर चला जाए तो ये हार्मफुल नहीं होता। रंगों के अलावा इन दुकानों में होली के लिए पिचकारियां भी रखी गई हैं। अलग अलग डिजाइन की रंग बिरंगी पिचकारियों से दुकानें सजी हुई हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम जो कलर बनाते हैं उसमें जो ऑर्गेनिक कलर बनाए हैं वो सबसे उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। और ऑर्गेनिक कलर की डिमांड सबसे ज्यादा सबसे पहले नंबर पे आता है गोवा, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर अमरावती है और उसके आगे कानपुर है। वो सब उस जगह बहुत कलर जाता है। यूपी में भी कलर यहीं से जाता है। ये मथुरा में वृंदावन है, जतीपरा, बरसाना, गोकुल, वहां भी यहीं से कलर गया है। राजस्थान में सीनाजी नाथद्वारा में भी कलर यहीं से ही गया है। पूरे गुजरात के अंदर तो हम तो कलर बेचते हैं, सौराष्ट्र में भी बेचते हैं, मगर इस साल बाहर के राज्यों से बहुत ही ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कलर यहीं पे ही बनता है। ऑर्गेनिक कलर हम बनाते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर हल्की ठंड ने वापसी कर ली है। सुबह के वक्त धुंध के कारण विजिबिलिटी में कमी आई और तापमान में भी कमी देखने को मिली। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से सुबह के वक्त ठंड की वापसी होती दिखी है। मौसम के जानकारों के मुताबिक कल यानी कि 24 फरवरी को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन 25 फरवरी से एक बार फिर तापमान बढ़ने लगेगा और गर्मी बढ़ सकती है। और हिमाचल प्रदेश में शिमला के आसपास और ऊपरी इलाकों में आपको बता दें एक बार फिर से यहां पर बर्फबारी हुई है। नारकंडा इलाके में बर्फबारी से यहां की प्राकृतिक खूबसूरती में चार चांद लग चुके हैं। पूरा इलाका सफेद दिखने लगा है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई नजर आ रही है। हिमाचल में बर्फ का मजा लेने पहुंचे सैलानियों के लिए यह अच्छा मौका रहा। उनकी किस्मत ही कहेंगे श्वेता इसे, क्योंकि जो मौसम का रुख फिलहाल नजर आ रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि गर्मी पूरे टॉप गियर में आने वाली है चंद रोज में। लेकिन जो लोग नारकंडा बाई चांस इस समय मौजूद थे तो उनको बर्फबारी का नजारा देखने का मौका मिला। हाल ही में मौसम विभाग ने शिमला और हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिन मौसम खराब रहने की चेतावनी दी थी। साथ ही ऊंचाई वाले भागों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी जताया था। और ये जो नतीजा आपके सामने है बर्फबारी के तौर पर, ये अनुमानों के मुताबिक है, यानी कि पहाड़ों में बर्फबारी हुई है तो हिमाचल के जो निचले इलाके हैं वहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इन दिनों बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन बर्फबारी के बीच यहां रोमांच भरपूर है। लद्दाख के द्रास में रीजनल विंटर गेम्स हुए, जिसमें वहां के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। भारतीय सेना की मदद से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें आइस हॉकी और तीरंदाजी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने हाथ आजमाए। बर्फ की सफेद चादर पर खिलाड़ी बॉल के पीछे भागते भी दिखे। वहीं कुछ युवाओं ने पारंपरिक लोकगीतों पर डांस भी किया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात ओडिशा से आइए गुड न्यूज की कर लेते हैं। भुवनेश्वर के इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि आईएलएस के वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण नागराज की टीम ने ब्रेन मलेरिया बीमारी की दवा बनाने का दावा किया है। ग्रिसेफुलविन नाम की इस दवा से इस बीमारी के मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। ओडिशा के पिछड़े जिलों में खासकर हर साल मलेरिया और ब्रेन मलेरिया से हजारों लोग बीमार पड़ते हैं। कई बार मरीजों की इस बीमारी से जान भी चली जाती है। इस बीमारी के लिए ग्रिसेफुलविन का मौजूदा एसीटी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार से मंजूरी मिलने पर आगे इसका इस्तेमाल रोगी के इलाज के लिए किया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के गांव के सरपंच की पहल जो है वो रंग ला रही है। अनंतनाग जिले के सादीवारा गांव के सरपंच फारूक अहमद गनी ने इलाके को प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाने के लिए अनोखी पहल की है। उन्होंने पर्यावरण को बचाने की अपनी मुहिम के तहत प्लास्टिक कचरे को खेतों और जल निकायों में फेंकने से रोकने के लिहाज से पॉलिथीन के बदले सोने के सिक्के देने का ऐलान किया है। अब प्लास्टिक कचरे से मुक्ति की हर संभव कोशिश की जा रही है।
आपको बता दें कि सरपंच फारूक अहमद ने 20 क्विंटल पॉलिथिन लाने वालों को सोने का सिक्का देने का ऐलान किया है और इससे कम पॉलिथिन लाने वालों को चांदी का सिक्का दिया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत फारूक अहमद ने अपनी इस मुहिम की शुरुआत गिव पॉलिथिन गेट रिवॉर्ड नाम का नारा इसे दिया है, जिसे अब वो सोने के सिक्के देने के ऐलान के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और अब आपको एक डीएम के बारे में बताते हैं जिनकी वजह से एक गरीब पिता की बेटी की डोली उठ सकी। मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती का है। यहां के रसूलपुर गांव के बलीकरण नाम के व्यक्ति की बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी थी। निमंत्रण कार्ड भी भेजा जा चुका था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से बलीकरण परेशानी में फंसा था, जिसके बाद उसने डीएम को लिखित में अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद डीएम प्रियंका निरंजन के निर्देश पर बलीकरण के घर पर उसकी बेटी के साथ ही 6 और जोड़ों की शादी समारोह का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से शादी का पूरा इंतजाम किया गया और फिर बलीकरण की बेटी सोना के साथ ही बाकी जोड़ों की सामूहिक शादी कराई गई। अपनी बेटी की तय तारीख पर शादी होने से बलीकरण तो खुश हैं ही, डीएम की इस पहल की लोग दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और अनंत के साथ आज फिलहाल इतना ही।